अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गेहूं के अच्छे उत्पादन हेतु जीरो टिलेज मशीन से बुआई। आगामी समय में अधिक फल उत्पादन हेतु लीची के बाग में प्रबंधन कार्य। हमारे जो भी किसान भाई धान की कटाई के बाद गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो वो गेहूं की बुआई कम समय और कम लागत में करने के लिए जीरो टिलेज यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिला कटिहार के विषय विशेषज्ञ हरि किशोर मंडल। किसान भाइयों, अगर जीरो टिलेज यंत्र के द्वारा हम अगर गेहूं की खेती करते हैं तो इससे आप 25 से 300 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई में बचत कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इन जीरो टिलेज यंत्र के द्वारा जब हम खेतों में लगाते हैं तो पंक्ति से पौधे को लगाते हैं। और जीरो टिलेज यंत्र जो है या इसमें आप ट्रैक्टर चालित जो होता है 9 फार का और 11 फार का होता है। इसमें एक खाने में बीज डालते हैं और दूसरे खाने में जो उर्वरक गेहूं में डालते हैं वह इसमें मिला के डालते हैं। इसमें सभी फाल के नीचे एक पाइप लगी होती है और नीचे एक चक्का लगा रहता है, जिसके द्वारा इसको हम खेतों में ले जाने से पूर्व इसको कैलिब्रेशन कर लेते हैं कि प्रति एकड़ जो और प्रति हेक्टेयर जो बीज की मात्रा जो डालनी है और उर्वरक की मात्रा डालनी है, या ज़मीन पे ही शक्ति चक्र को चला के इसको एडजस्ट कर लेते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की लगाने के लिए या एक किसानों के लिए जीरो टिलेज यंत्र एक वरदान है और बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा इस पे 30,000 प्रति इकाई के दर से अनुदान भी है। किसान भाइयों, इस यंत्र के द्वारा गेहूं में जैसे कि आप धान की कटनी कर लेते हैं, धान के कटनी के बाद जो आपके खेतों को तैयार करने में 20 से 25 दिन का समय लगता है, वह समय की इसके बचत हो जाती है। और ऐसे खेतों में जो ऊंचे नीचे हैं उस खेतों के लिए ये यंत्र उपयोगी नहीं है। खेत समतल होना चाहिए। और धान की आप जब भी कटाई करें, जिन खेतों में जीरो टिलेज यंत्र से हमको बुआई करना होता है, उसको हम जो पौधे होते हैं उसको जड़ से 6 इंच ऊपर छोड़कर धान की कटाई कर लेते हैं। धान की कटाई के उपरांत सबसे पहले है कि समय पे बुआई के लिए जो किस्में हैं HP 1761, 1733, HD 2733, 2824, PBW 343, के 9101 आदि किस्मों का चयन कर लेते हैं और प्रति हेक्टेयर की दर से
100 केजी बीज की आवश्यकता होती है। उनको लेके 2 ग्राम प्रति केजी के दर से हम बीज को अच्छी तरह से उपचारित कर लेते हैं। उपचारित करने के उपरांत हम जो जीरो टिलेज यंत्र लगाए हुए हैं उसमें एक खाने में हम गेहूं डाल देते हैं और दूसरे खाने में जो फर्टिलाइज़र है हमारा, जैसे कि गेहूं के लिए 120 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है, 60 केजी फास्फोरस एवं 40 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा थोड़ा थोड़ा उस दोनों खाने में बीज की आवश्यकता अनुसार जो खाने बने हैं उसमें डाल देते हैं और ट्रैक्टर जब चालू हो जाता है चलाते हैं। ये समान कंट्री के तरह नहीं, धीरे धीरे इसको हम चलाते जाते हैं और यह भी ध्यान रखते हैं कि चलते समय इसमें जो पाइप प्लास्टिक लगी रहती है उसके द्वारा समान रूप से बीज गिर रहा है कि नहीं गिरा है। अगर नहीं गिरा है तो यह भी ध्यान रखना है, उसको बार बार उसको ठोकर लगाते रहना चाहिए जिससे कि समान मात्रा में बीज गिरते रहे। इसके द्वारा जो होता है हमारे धान के खेतों में पंक्ति में गेहूं की बुआई होती है और जुताई नहीं करना पड़ता है, सीधे खेतों में हम इसकी बुआई करते हैं जिससे खरपतवार की मात्रा भी कम निकलती है। और यह बीज के जस्ट पीछे जो उर्वरक गिरता है इसके तो पर्याप्त मात्रा से पौधे उर्वरक का ग्रहण करते हैं और इस पौधे में अच्छी वृद्धि विकास होती है। इस यंत्र के द्वारा बुआई करते हैं तो किसानों को समय पे बुआई होती है और समय प्रतिदिन जैसे ही समय से आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन होता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आगामी समय में अधिक फल उत्पादन हेतु लीची के बाग में प्रबंधन कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अगर आप लीची के बागों से आने वाले समय में अच्छी फलन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन बागों में पोषक तत्वों के प्रबंधन के साथ साथ पौधों को रोग और कीटों से मुक्त रखने की जरूरत होती है। अतः आप लीची के बागों का प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RL लाल। जैसा कि किसान भाई देख रहे हैं, बरसात समाप्त हो गई है। इसमें अपने बाग की जुताई करके थालों की सफाई करें। थाले की सफाई करने के उपरांत एक और है, इसमें लीची में कई तरह के कीड़े लगे हुए हैं पत्तियों पे और फंगस भी आने की, जो फफूंदी है वो भी आने की संभावना है। इसलिए किसान भाइयों इस समय एक दवा आती है क्विनालफास, इसकी 2 मिलीलीटर दवा मात्रा ले लें और दूसरा है वेबस्टीन, इसकी 1 ग्राम मात्रा मिला के और अच्छी तरह घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ में एक मुट्ठी में अपनी टंकी में सर मिला लें या स्टिकर रहता है सैंडविच डाल लें तो जिससे कि पत्तियों पर चिपक जाए दवा और ये आपका काफ़ी समय जो कीड़े हैं बरसात के बाद आते हैं सारे कीड़े समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा साथ साथ आगे जो आप किसान भाई इसमें खाद और उर्वरक नहीं दे पाए हैं वो अपनी जो संस्कृत मात्रा है NPK की वो दे सकते हैं। और इसके लिए जो फास्फोरस और पोटास वाली खादें हैं, जो पेड़ का फैलाव है इसके चारों तरफ रिंग बनाकर ही दें। इसकी गहराई जो है 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर गहराई पे और उसको ढक दें। और उसके अलावा किसान भाई जो है अपने पेड़ों की देख रेख करते रहें और इसके बाद आगे आने समय पे जो है सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव होगा, जैसे कि आपका जिंक है 2 ग्राम प्रति लीटर के साथ जिंक सल्फेट आता है, इसका घोल बनाकर छिड़काव करें और पेड़ों की देख रेख करें। और जो इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो बाग है इनमें एक तना छेदक जो कि गिडार है ये आपके पेड़ों में लग जाती है
और गिडार का यह है कि एक सुरंग से बनाती है मोटी टहनियों पे या तने पे, तो इसकी सफाई करके और जो तार वगैरह से इसको अंदर साफ कर ले और उसमें मिट्टी का तेल ले लीजिए और रुई इसको भिगो के मिट्टी के तेल में और उसमें छेद में अंदर डाल दीजिए और बाहर से गीली मिट्टी छेद को बंद कर दीजिए। बहुत इस समय बरसात के बाद प्रकोप होता है, जिसे गिडार कहते हैं, इंडरबेला या तना छेदक जो भी है, इसका ठीक से रोकथाम करें जिससे पौधों के फलत पे असर न पड़े। और बाकी जो किसान भाई इसको छोटे पौधे हैं आगे आने वाले समय में उनके थाले वगैरह ठीक से बना लें और उसको सिंचाई की व्यवस्था करें। अगर बरसात नहीं हो रही है तो सिंचाई की व्यवस्था करें। इसके साथ साथ जो बड़े पेड़ हैं इनमें काट छाट की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई टहनी सूख रही है या बीमारीग्रस्त है या नीचे लटक रही है तो इनकी काट छाट करके अपने पेड़ों का आकार सही रखें जिससे कि आपका फलत अच्छी हो। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खरगोश पालन है कम समय में अच्छी आय का जरिया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत खरगोश पालन का प्रचलन बढ़ रहा है और जो किसान खरगोश पालन करना चाहते हैं वो इस व्यवसाय को अपनाकर कम लागत में इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर CS ढाका। आय का साधन बढ़ाने के लिए गाय, भैंस, बकरी पालन, ये मुर्गी पालन, सूअर पालन, मछली पालन, इनके साथ साथ अगर खरगोश पालन भी एक अच्छा व्यवसाय है। खरगोश पालन सामान्यतः छोटी जगह में ही किया जा सकता है। अगर अपने पास में 15 बाई 10 का एक कमरा है तो उसमें भी खरगोश पालन बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। खरगोश पालन के लिए सबसे पहले मेन उसकी रहने की आवास की व्यवस्था करनी जरूरी है। इसका आवास कोई विशेष तरह से नहीं करके इसका कच्चा फर्श करके उसमें चारों तरफ जाली लगा के, ताकि उसमें गर्मी और सर्दी का उचित प्रबंध किया जा सके। सर्दियों में उस जाली को बंद करके उसका अंदर का जो तापक्रम है वो नियंत्रण किया जाता है। इसी तरह गर्मियों में वो जाली का अपने पर्दा हटा के उसके तापक्रम का उसी हिसाब से प्रबंध किया। खरगोश आवास की समस्या, आवास करने के बाद में अब बारी आती है खरगोश के लाने की। खरगोश के बच्चे कुछ विशेष नस्ल के खरगोश होते हैं जो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, जिनका वजन थोड़े टाइम में 6-7 किलो तक वजन हो जाता है। ऐसे खरगोशों को अपने ब्रॉयलर के नाम से जाना जाता है। ब्रॉयलर खरगोश बोलते हैं इनको। जैसे ब्रॉयलर मुर्गी होती है इसी तरह से ब्रॉयलर खरगोश होता है। ये ब्रॉयलर खरगोश क्या है, ये अपने न्यूजीलैंड जाइंट के नाम से आते हैं। न्यूजीलैंड की एक ये विशेष प्रजाति है। इसमें ग्रे कलर की, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का और ये कलर आते हैं। इसका मादा का जो वजन है करीब 7 kg तक होता है। मादा 3 महीने में ये बच्चे देने लायक हो जाती है। तो एक बार में ये करीब 13-14 बच्चे लेके आती है। तो इसका गर्भाधान काल बहुत ही कम है, यानी 28 से 29 दिन के बीच का ही होता है। तो इसलिए ये क्या कि साल में इसका गर्भधारण होता रहता है और ये बच्चे पैदा करते रहते हैं। इसलिए इनकी जो संख्या देखते देखते ही बहुत बढ़ जाती है। ये एक किसान भाई के लिए लाभ की ही बात है, क्योंकि हमेशा वो जितनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी आय होगी। खरगोश को पालने के लिए जो खरगोश को आहार की व्यवस्था है, आहार भी कोई विशेष आहार नहीं देके इसको एक समय तो ये अपने ये ग्रीन जो भी, जैसे ग्रीन लूसर्न है, वसीम है या मोट है, मूंग है, चावल है, ये घास है, ये हरी चीज़ दे सकते हैं। एक टाइम में कि जो खरगोश का जो फीड आता है, सॉलिड फीड, कंसंट्रेट जिसको बोलते हैं, तो उसको दिया जा सकता है, जिससे कि उसकी जो
ग्रोथ है वो लगातार होती रहे। ग्रोथ पे फीड का बहुत प्रभाव होता है, जितना अच्छा फीड होगा उतनी अच्छी ग्रोथ होती है। कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये ब्रॉयलर इनको कहते हैं। ब्रॉयलर का मतलब होता है कि बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाला जानवर, चाहे मुर्गी हो चाहे कुछ भी हो। इनकी जो जितना ये फीड खाके जिस हिसाब में ये अपना वजन बढ़ाते हैं, इसको FCR कहते हैं, फीड कन्वर्सन रेशो। भोजन को फीड में बदलने की प्रक्रिया इनमें बहुत अच्छी होती है। इसी कारण इनको पाला जाता है। इसके फीड के साथ साथ बारी आती है इसके रख रखाव वातावरण की। वातावरण इसको 30 डिग्री से के आसपास अगर टेम्परेचर मिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर कम टेम्परेचर पे भी ये अगर इनको 11-12 टेम्परेचर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। इससे कम तापक्रम होता है तब इसको अपने विशेष आवश्यकता होती है इसकी प्रोटेक्शन की या उसको रूम टेम्परेचर लाने पे। इसी तरह ये जैसे ही ये अपने 100 दिन के बाद होता है तो ये बेचने के लायक होता है और इसको भी समय समय पर बेचते रहे। इसका जो फर है, जो चमड़ी भी अलग से इसकी बिकती है, उसका भी अच्छा दाम मिलता है क्योंकि ये चमड़े का जो अपने फर बोलते हैं, ये फर से गर्म कपड़े जैसे ये जैकेट्स, दस्ताने, टोपियाँ, ये फर से बहुत अच्छी बनती है। और ये जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें इनका फर का बहुत उपयोग होता है। इसलिए खरगोश फर और मीट दोनों के लिए ही पाला जा सकता है। और इसकी जो खरगोश की जो प्रजनन क्षमता बहुत होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ता रहता है। और बढ़ने के साथ साथ ये जो ब्रॉयलर खरगोश है इसमें बढ़ोतरी बहुत अच्छी होती है। यानी कि ये थोड़े देखते देखते 4 महीनों में ये 5 किलो से ज़्यादा ये अपना वजन कर लेता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई विभिन्न रबी फसलों की बुआई करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी जल्द से जल्द करें। इस समय किसान भाई चना, मसूर, तीसी, मटर, सरसों, तोरिया, आलू, हरा मटर इत्यादि की खेती कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास 3 से 4 सिंचाई की सुविधा हो वे आलू एवं हरे मटर की खेती करें तथा जिन किसान भाइयों के पास 2 से 3 सिंचाई की व्यवस्था हो वो गेहूं, चना, मसूर, मटर, तीसी इत्यादि की खेती कर सकते हैं। मध्यम जमीन में समय पर बोई गई धान इस समय परिपक्व अवस्था पर है, अतः किसान भाई सही समय पर कटाई कर लें, अन्यथा देर से कटाई करने पर दाने झड़ने लगेंगे जिससे कि उत्पादन में गिरावट आ सकती है। फसल काटते समय अगर खेतों में फॉल्स स्मट रोग अथवा अगरबत्ती रोग दिखाई दे रहा हो तो उन बालियों को छांटकर पहले अलग कर लें, इसके बाद ही कटाई का कार्य करें। जो किसान भाई पैरा पद्धति से विभिन्न रबी फसलों की खेती करना चाहते हैं वे सबसे पहले खेत का चयन करें। इसके अलावा जो किसान भाई असिंचित अवस्था में गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी करें। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। जो किसान भाई चने की खेती करना चाहते हैं उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। जो किसान भाई तीसी यानी अलसी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। सरसों के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं।
किसान भाई इन बताई गई किस्मों से अपनी सुविधा अनुसार किस्मों का चयन कर बुआई का कार्य कर सकते हैं। अच्छे दुग्ध उत्पादन हेतु दुधारू पशुओं के आहार में खनिज, लवण एवं विटामिन का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला जमशेदपुर के कृषक दिलेश्वर महतो, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बैगन की फसल में लगने वाले फल छेदक कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिलेश्वर महतो जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बैंगन में जो अपन खेत में खड़े हैं, जिसमें बैंगन में एक सूट बोरर की कॉमन समस्या जो कोई भी किसान खेती करता है, सूट बोरर कीड़ा जरूर लगता है। तो किसान भाइयों, जो सूट बोरर के कीड़े के नियंत्रण की बात अपन कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ही कहीं सूट बोरर कीड़ा नजर आता है तो उन सूट्स को खेत से कैंची से काट के और उनको कहीं भी मिट्टी में दबा देना है। और इसके अलावा एक प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, प्रोफेक्स के नाम से जो दवाई आती है, प्रोफेनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% यानी 44% का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के और उसका सवेरे या शाम के समय स्प्रे करें। और ये जो स्प्रे करते हैं अपन, तो ये सावधानी रखनी है कि यदि फल लगे हुए हैं खेत में तो उन फलों को तोड़ लेना है। एक बार तोड़ने के बाद आप दवाई का स्प्रे करें, क्योंकि एक बार दवाई स्प्रे करते हैं अपन तो कम से कम 5-7 दिन का इनको उपयोग में लेने से पहले गैप रखना पड़ता है, अंतराल रखना पड़ता है। इसके बाद आप इसको भोजन के रूप में या बेच सकते हैं या खाने काम में ले सकते हैं। नहीं तो यदि अपन आज स्प्रे किया है, कल या परसों 1-2 दिन में अपन इसको काम में ले लेते हैं तो वो जो दवाई का जो इफेक्ट है वो पूरा डाइल्यूट नहीं हो पाता है। और वो जो दवाई है अपन खाते हैं इसको सब्जी के रूप में या किसी को भी बेचते हैं या बच्चे खाते हैं, जो भी उपयोग में लेता है, तो उसके शरीर पे दुष्प्रभाव नजर आते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए शरतकालीन गन्ना की बुआई तकनीक, अच्छे स्वास्थ्य और अधिक आय हेतु जैविक विधि से सब्जियों की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।